हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम आज शुरू करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे। ग्लाइकोलिसिस पाथवे को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो हम आपको बता दें, जो हमारा आज का कंटेंट है ये 11th 12th और ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये ग्लाइकोलिसिस पाथवे से नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ग्लाइकोलिसिस को सबसे पहले इमडेन मेयरहॉफ पारना, जो कि 3 साइंटिस्ट थे, डिस्कवर किया था और बताया कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे हमारी सेल के साइटोसोल, जो कि लिक्विड पार्ट है, वहाँ पर होता है। और ग्लाइकोलिसिस पाथवे में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। और जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे हमारी सेल के साइटोसोल में होता है तो यह 2 फेज में पूरा होता है। एक प्रीपरेटरी फेज, दूसरा पे ऑफ फेज। जो हमारा प्रीपरेटरी फेज है, फर्स्ट फेज, उस फेज में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फास्फोराइलेशन होता है और ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। और जो हमारा सेकेंड फेज है, पे ऑफ फेज, इस फेज में ग्लू ये ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट जो है, इसका ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन होता है और पायरुवेट के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे का फर्स्ट स्टेप। ग्लाइकोलिसिस पाथवे का फर्स्ट स्टेप है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो एंजाइम हेक्सोकाइनेज वर्क करता है। तो हम आपको बता दें, जहाँ पर भी आपके इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे में एटीपी कंज्यूम या प्रोड्यूस होगी, वहाँ पर एंजाइम जो वर्क करेगा वो काइनेज वर्क करेगा। यहाँ पर आप देख लिए, हेक्सोकाइनेज इसलिए एंजाइम है कि ग्लूकोज हमारी हेक्सो शुगर है, इसलिए हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। तो आप कह सकते हैं जब ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होता है तो वहाँ पर एटीपी कंज्यूम होती है और जो एंजाइम वर्क करता है वो हेक्सोकाइनेज। उसके बाद में आप सेकेंड फेज देखिए, सेकेंड स्टेप, कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज होता है तो जो एंजाइम वर्क करता है वो फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज। ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारी एक एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक कीटोज शुगर है। तो जब एक एल्डोज शुगर कीटोज शुगर में कन्वर्ट होता है, वहाँ पर उसका आइसोमराइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज, क्योंकि ग्लूकोज चेंज हो रहा है इसलिए ग्लूकोज है। फास्फो ग्लूकोज और क्या हो रहा है, आइसोमराइजेशन, इसलिए एंजाइम जो वर्क कर रहा है वो फास्फो ग्लूकोज आइसोमरेज। उसके बाद में आप थर्ड स्टेप देखिए कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज इसलिए कि यहाँ पर एटीपी कंज्यूम हो रही है। तो हम आपको बता दें, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे है इसमें इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। 7 स्टेप रिवर्सिबल होते हैं और 3 स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं। ये आपको जब आप ग्लाइको नियोजेनेसिस पढ़ेंगे उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए कि इसमें 7 स्टेप होते हैं, वो रिवर्सिबल, और 3 स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं। तो जो हमारा ये थर्ड स्टेप है, जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में चेंज होता है, जो कि इरिवर्सिबल स्टेप है। इसमें जो एंजाइम वर्क करता है वो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज इसलिए कि यहाँ पर एटीपी कंज्यूम हो रही है। उसके बाद में अब आप देखिए, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, इस स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट 2 ट्रायोज शुगर में चेंज होगा। एक डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट, दूसरी ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। यहाँ पर जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो एल्डोलेज। एल्डोलेज ये आपको बिल्कुल एकदम अलग एंजाइम लग रहा होगा, तो आप टेंशन मत लो, अभी आपको बताएंगे तो आप इसे भी याद कर लेंगे, आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे। उसके बाद आप देखिए, जो हमारा ये फिफ्थ स्टेप है, इसमें डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट आगे वर्क नहीं करेगा और डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा, इसलिए ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे फिफ्थ स्टेप में। तो यहाँ पर जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो आप मॉलिक्यूल के नाम के बेसिस पर याद कर लीजिए। ये हमारी ट्रायोज शुगर है इसलिए ट्रायोज, और फास्फेट ये नीचे से यहाँ पे याद कर लीजिए, आइसोमराइजेशन हो रहा है इसलिए जब डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होता है तो वहाँ पर एंजाइम जो वर्क करता है वो ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज। आप सिक्स सिस्टम में देखिए, ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल 1,3 बिसफास्फोग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं। अब जो भी प्रोसेस होगी वो 2 मॉलिक्यूल के बेसिस पर होगी, क्योंकि फिफ्थ सिस्टम में डाई हाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट चेंज हो चुका है ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में। इसलिए ग्लिसरॉल्डेहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल जब चेंज होंगे 1,3 बिसफास्फोग्लिसराइड के 2 मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे NADH2 के। तो आप
यहाँ पर ये भी याद कर लीजिए कि जब NADH2 बनेगा, प्रोड्यूस होगा, जहाँ पर भी ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में, वहाँ पर एंजाइम जो वर्क करेगा डिहाइड्रोजनेज, तो मॉलिक्यूल का आप नाम याद कर लीजिए ग्लिसरॉल्डाइड 3 फॉस्फेट, उसके बाद में वहाँ पर डिहाइड्रोजनेज अटैच करा दीजिए, आपका एंजाइम बन जाएगा। जब 6 स्टेप में ग्लिसरॉल्डाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल चेंज होते हैं 1,3 बिस्फासफो ग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल में, तो जो एंजाइम वर्क करता है ग्लिसरॉल्डाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि वहाँ पर दो मॉलिक्यूल NADH2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद में आप देखिए 7 स्टेप में, इस स्टेप में 1,3 बिस्फासफोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल दो चेंज हो रहे हैं 3 फास्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल में। यहाँ पर हमें दो मॉलिक्यूल ATP के मिलने हैं, इसलिए एंजाइम काइनेज तो अटैच होगा ही। तो यहाँ पर एंजाइम जो वर्क कर रहा है वो फास्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद में अब आप देखिए 8 स्टेप, तो उसमें आप देखिए जो 3 फास्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल हैं, अब वो चेंज हो रहे हैं 2 फास्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल में। तो आप देखिए जो यहाँ पर एंजाइम वर्क कर रहा है वो फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। तो ये एंजाइम आपको स्पेशल लग रहा होगा, कतई अलग, अब तक जो भी देखे हैं एंजाइम्स, तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताएंगे जिससे आप मॉलिक्यूल एंजाइम के नाम को याद कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं जो 3 फास्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल जब 2 फास्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल में चेंज होंगे तो वहाँ पर एंजाइम जो वर्क करेगा फास्फोग्लिसरोम्यूटेज। उसके बाद में अब आप देखिए 9 स्टेप में जब 2 फास्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल चेंज होगा फास्फोइनोल पायरुवेट के मॉलिक्यूल में, तो एंजाइम जो वर्क कर रहा है वो इनोलेज। आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में सिर्फ 9 स्टेप ऐसा है जहाँ पर दो मॉलिक्यूल हमें वाटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इसमें जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो इनोलेज, आप इसको जब कंसंट्रेट करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। उसके बाद में अब 9 स्टेप में देखिए फास्फोइनोल पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं पायरुवेट के मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर जो एंजाइम वर्क कर रहा है वो पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज इसलिए है, पायरुवेट में चेंज हो रहा है, और काइनेज इसलिए क्योंकि दो मॉलिक्यूल ATP के मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल बना है, अगर ये एरोबिक कंडीशन में बना है, अगर एरोबिक कंडीशन में बना है तो यही पायरुवेट का मॉलिक्यूल उसमें TCA में चला जाएगा। TCA यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसके ऊपर हमारा एक अगला कंटेंट बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए। उसके बाद में अगर यही पायरुवेट का मॉलिक्यूल एनारोबिक कंडीशन में बना है तो यही पायरुवेट का मॉलिक्यूल फर्मेंटेशन में चला जाएगा। ये तो आगे के प्रोसेस है। तो आप देखिए यही पायरुवेट का मॉलिक्यूल अब TCA में जाएगा और वहाँ पर वर्क करेगा। तो उसके बाद में आप देखिए कि हमने ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पढ़ तो लिया, लेकिन ये बहुत टफ लग रहा है, इसको सिंपल बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि पहले तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को EMP पाथवे कहते हैं, और इसको जब आप हायर लेवल में जाएंगे तो वहाँ पर यूनिवर्सल पाथवे राइट डाउन हुआ देखेंगे। उसके बाद में हमें आपको बताया कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हमारी सेल के साइटोसोल में होता है, और इसमें टोटल 10 स्टेप होते हैं। इसमें से 3 स्टेप होते हैं वो इरिवर्सिबल, और 7 स्टेप रिवर्सिबल के होते हैं। अभी हम आपको बता दें कि जो 7 स्टेप इरिवर्सिबल हैं और 7 स्टेप रिवर्सिबल हैं, ये आपको हेल्प करेंगे जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि इसमें 3 स्टेप इरिवर्सिबल होते हैं और 7 स्टेप रिवर्सिबल होते हैं। अब आप इनको याद कैसे करें कि कौन से इरिवर्सिबल हैं और कौन से रिवर्सिबल हैं। तो आप 1310 अगर याद कर लेंगे तो पहला, तीसरा और 10वां 3 स्टेप ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल हैं और 7 स्टेप रिवर्सिबल हैं। अब बात करते हैं कहाँ पर ATP हमारी कंज्यूम हो रही है और कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। तो आप याद कर लीजिए 13,710/6। अगर आप 13 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि पहले और तीसरे स्टेप में ATP हमारी कंज्यूम हो रही है, पहले और तीसरे स्टेप में। उसके बाद में अगर आप 710 लिखेंगे, इसका मतलब है कि 7वें और 10वें स्टेप में ATP प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप 6 लिखेंगे, 6, उसका मतलब है कि 6 स्टेप में NADH2 के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में दो जगह ATP कंज्यूम हो रही है और दो जगह ATP प्रोड्यूस हो रही है। तो 2 ATP कहेंगे कंज्यूम हो रही है
और कहेंगे कि दो जगह एटीपी प्रोड्यूस हो रही है दो दो मॉलिक्यूल में, क्योंकि पे ऑफ फेज में जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट दो मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है तो वहाँ पर जो भी प्रोसेस होती है दो मॉलिक्यूल के बेसिस पर होती है, तो इसलिए दो जगह बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें कि एक तो 7 स्टेप में बन रहा है और दूसरा 10 स्टेप में। तो ये 2 ATP ये और 2 ATP ये, तो 4 ATP ये हो गई। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए एक ATP ये एक ATP ये जो कि कंज्यूम हो रही है, तो -2 ATP लॉस कर दीजिए इक्वल 2 ATP। उसके बाद में NADH2 जो इक्वल होता है वो हमारा इक्वल होता है 3 ATP के इक्वल के। तो एक NADH इक्वल 3, लेकिन यहाँ पर दो मॉलिक्यूल NADH2 के हैं तो इक्वल आप 2 करिए यहाँ पर 3 2 जा 6। तो यहाँ पर ATP 6 + 2 इक्वल 8 ATP। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे में टोटल 8 ATP बन रही है। उसके बाद में आप देखिए कि ग्लाइकोलिसिस पाथवे के मॉलिक्यूल को कैसे याद करें। तो यहाँ पर आप देखिए गुड गर्लफ्रेंड फिल ग्लास डेली बाई 3 पैक 2 पैक प्ले पिंग पोंग। इसका मतलब है कि आप ग्लूकोज से याद करिए, गुड से ग्लूकोज, गर्ल से ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रेंड से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फिल से फ्रक्टोज 1 6 फास्फेट, ग्लास से ग्लिसरॉल डाइट 3 फास्फेट, डेली से डाईहाइड्रोक्सीएस्टोन फास्फेट, बाई से 1 फास्फोग्लिसरेट, 3 पैक से 3 फास्फोग्लिसरेट, 2 पैक से 2 फास्फोग्लिसरेट, प्ले से फास्फोइनोल पायरुवेट, प्ले से फास्फोइनोल, पिंग पोंग से पायरुवेट। तो आप यहाँ पर देखिए जो भी हमने सेंटेंस या कंटेंट लिया है इसमें से जो फर्स्ट वर्ड है पहला वाला वर्ड है उसके नाम पर हम मॉलिक्यूल के नाम को ले रहे हैं। ग्लूकोज गुड से जी को लिया इसलिए ग्लूकोज हो गया। इसी हिसाब से अब हम यहाँ पर देखिए हमने ग्लूकोज में 2 लिखा है लेकिन डाईहाइड्रोक्सी में 2 नहीं लिखा है, तो इसलिए नहीं लिखा है। 5th स्टेप में डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट चेंज हो रहा है ग्लिसरॉल डाइट 3 फास्फेट में, इसलिए ग्लिसरॉल डाइट 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसीलिए ये 2 लिखा हुआ है क्योंकि चेंज हो रहा है ना। इसलिए आप देखिए हम लोगों ने ये अभी तक पढ़ लिया है ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो आप अब कह रहे हो सोच रहे होंगे कि ये हमने ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ लिया लेकिन यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स की तो बात की नहीं। तो हम आपको बता दें जो ये स्ट्रक्चर्स हैं ये जो भी 11th 12th और नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्ट्रक्चर्स नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये स्ट्रक्चर्स जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स करते हैं उनके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके सिलेबस में होते हैं। इसलिए ये 11 12 और नीट जो तैयारी कर रहे हैं नीट के लिए उनके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए हम अगला कंटेंट बनाएंगे ओनली स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर, जो कि स्ट्रक्चर्स को बहुत ही सिंप्लीफाई करके बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से बताएंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अपने टेस्ट में राइट डाउन कर पाएंगे। तो थैंक यू एवरीवन, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लेक्चर को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।